स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है इनर शेल ट्रांजिशंस एंड करैक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज के बारे में। आपको पता है बहुत थेरी से कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो शेल्स में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से रेडिएशन एमिट होती हैं। अब अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम हो या अदर एलिमेंट लाइट एलिमेंट्स हों, तो उसमें जब भी ट्रांजिशन होगी इलेक्ट्रॉन की, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट होंगी, विजिबल लाइट होगी, या फिर अल्ट्रावायलेट रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम हमें हासिल होते हैं। वही 5 जो टाइप्स हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में 5 स्पेक्ट्रल लाइन जो डिस्कस की हुई हैं। अब अगर हमारे पास लो एटॉमिक मास नंबर की बजाय, लो एटॉमिक नंबर की बजाय अगर हमारे पास हैवी एलिमेंट्स हों, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से क्या होता है। लेट हमारे पास एक हैवी एटम है और इलेक्ट्रॉन्स आर अज्यूम टू बी अरेंज इन कंसेंट्रिक शेल्स labeled as K, L, M, N, O, etc. The K shell belong being closest to the nucleus, और L shell उसके बाद M, N and so on। तो इसमें सबसे इनर मोस्ट जो शेल होगा वो K shell है। The inner shell electrons are tightly bound and large amount of energy is required for their displacement from their normal energy level. आफ्टर एक्साइटेशन के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब उन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया जाए तो फिर वो वापस नॉर्मल स्टेट में जाते हैं, और जब वो वापस स्टेट में जाएंगे नॉर्मल स्टेट में, तो फोटोन ऑफ लार्जर एनर्जीज आर emitted. Thus transition of inner shell electrons in heavy atom give rise to the emission of high energy photons or X-rays. अब फ़र्क पता चल गया ना, वाजे हो गया ना कि अगर लाइट एटम्स हों उसमें ट्रांजिशन हो इलेक्ट्रॉन की, तो फिर जो रेडिएशन एमिट होंगी वो इंफ्रारेड रीजन में भी हो सकती हैं, अल्ट्रावायलेट में भी हो सकती हैं, और विजिबल रीजन में भी आ सकती हैं। लेकिन अगर हैवी एटम्स हों उसमें इनर शेल ट्रांजिशन होगी, तो फिर वहाँ पे एक्स-रेज प्रोड्यूस होंगी, हाई एनर्जी फोटोन एमिट होंगे। These X-rays consist of series of specific wavelength or frequencies are called characteristics X-rays. Characteristics का मतलब होता है खूबी, ख़ास बात जो उसके साथ अटैच हो, स्पेसिफिक हो जाए किसी चीज़ के साथ। तो अब इसमें चूँकि एक्स-रेज़ की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक होगी, ख़ास होगी, कि ऐसे नहीं होगा कि कोई भी वेवलेंथ हो तो हम उसको एक्स-रेज़ का नाम दे दें। ख़ास वेवलेंथ की और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट होती हैं, इसलिए इनको एक्स-रेज़ का नाम दिया गया। The study of X-rays characteristics X-ray spectra has played a very vital role in the study of atomic structure and the periodic table of the element. ये इसकी एप्लीकेशन के कहाँ इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज। प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज में आप देख सकते हैं एक एक्स-रेज ट्यूब दिखाई हुई है। रॉन टीजन ने 1885 में एक्सपेरिमेंट किया था और इसको डिस्कवर किया था एक्स-रेज़ को। उसने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक ग्लास ट्यूब ली, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, जिसमें एक कैथोड है और कैथोड के अंदर एक फिलामेंट है विच इज़ कनेक्टेड विद लो वोल्टेज। और जो राइट साइड है इस पर आप देखें टारगेट है, और टारगेट के साथ एक कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग ऑयल है, और इस यही टारगेट जो है दैट विल एक्ट एज एनोड। और टारगेट जो है ये टंगस्टन डिस्क है, टंगस्टन उसका बना हुआ है ये टारगेट, और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये ऊपर हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज जो है ये इस पूरी ट्यूब के साथ कनेक्टेड है। इसमें कैथोड वाली साइड जो होगी ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी, और टंगस्टन जो है टारगेट ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। अब इसमें लो पोटेंशियल की वजह से फिलामेंट हीट अप होगा, और फिलामेंट इस तरह की मटेरियल का है कि इसमें थर्मियोनिक एमिशन होगा, कि जैसे ये वार्म अप होगा उसके साथ ही इसमें से इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम की सूरत निकलेंगे। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो फिर इलेक्ट्रॉन तेज़ी से स्ट्रीम की सूरत में रश करते हैं, और हाई वोल्टेज है, और ये जो हाई वोल्टेज है ये इसको मूव कराता है। तकरीबन ये हाई वोल्टेज की वैल्यू किलो वोल्ट्स में होती है। तो ये हाई वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव करते हुए एनोड की तरफ जाते हैं और टारगेट को जाके हिट करते हैं। और टारगेट के जो टंगस्टन है ये जब ये इसके एटम्स के साथ जाके ये इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं तो इसके एटम को एक्साइट कर देते हैं इनर शेल में,
और इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल आएगा। ये देखें ऊपर जो बनी हुई है ये वाली फिगर 20.6 फिगर, इसमें देखें ये इनर शेल से ये इनकमिंग इंसिडेंट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जाके के शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन उधर निकल जाएगा और ये ख़ुद भी बाहर चला जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पे खाली जगह बन जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब उस वैकेंसी को फिल करने के लिए के से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन एल से भी जा सकता है, एम से भी जा सकता है, एन से भी जा सकता है। एंड यू नो कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट जो है वो के है, एल की एनर्जी उससे ज़्यादा, एम की उससे ज़्यादा, एन की उससे ज़्यादा। तो जब के शेल में इलेक्ट्रॉन ने जाना है तो वो हाई एनर्जी के साथ नहीं जाएगा। एल से अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा के में तो ऑब्वियसली जब तक वो एल में है उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, जब उसने के में जाना है तो फिर उसको एक्स्ट्रा एनर्जी को निकालना पड़ेगा, इजेक्ट करना पड़ेगा, इमिट करना पड़ेगा एज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो फिर यहाँ पे जो रेडिएशन इमिट होंगी ये हाई एनर्जी फोटॉन्स होंगी, दीज फोटॉन्स विल कॉल्ड एक्स रेज। और इन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, the potential difference, if V is the potential difference between C and T, the kinetic energy with which the electron strike the target is given by equation kinetic energy is equal to VE। इसका पहले भी जिक्र आया था। Suppose that these fast moving electron of energy VE strike the target made of tungsten or any other heavy element. It is possible that in collision electron in the innermost shell such as K or L will be knocked out, and suppose that one of the electron in the K shell, ये नीचे इक्वेशन से नीचे हम पढ़ रहे हैं कि के शेल से या एल शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, नॉकड आउट हो गया। अब उसके ऊपर जो शेल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है उसको फिल कर सकते हैं, देयर बाय प्रोड्यूसिंग अ वैकेंसी और होल इन दैट शेल। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एल शेल jumps to occupy the hole in the K shell and thereby emitting a photon of energy HF। F के नीचे K अल्फ़ा है। अब इसको आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, विच इज़ कॉल्ड K अल्फ़ा एक्स रेज गिवन बाय H F K अल्फ़ा इज़ इक्वल टू EL माइनस EK। अब ये दोनों EL एनर्जी ऑफ फोटॉन इन L शेल और माइनस EK एनर्जी ऑफ फोटॉन इन K शेल। तो जब वो L से K में आएगा तो दोनों लेवल्स की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसके इक्वल एनर्जी का फोटॉन एमिट हो जाएगा। It is also possible that electron from the M shell might also jump to occupy the hole in the K shell। ऐसे भी हो सकता है कि L की बजाय M से इलेक्ट्रॉन K शेल में चला जाए, प्रोबेबिलिटी है ना। तो फिर जो रेडिएशन इमिट होंगी उसकी फ्रीक्वेंसी एफ के बीटा होगी, ठीक है, और ये ई एम माइनस ई के बराबर होगा, और इन रेडिएशन को के बीटा एक्स रेज का नाम दिया जाता है। अब इसको समझने कि के अल्फ़ा और के बीटा क्या है। अब अगर इलेक्ट्रॉन के शेल से निकला है तो उसको फिल कर उससे नेक्स्ट शेल जो है वो एल है। अगर एल से इलेक्ट्रॉन के में जाता है तो फिर वेरी नेक्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आया है, तो इसलिए वो नेम जो फर्स्ट लेटर होगा वो तो जहाँ वैकेंसी है वो आएगा। जैसे के में जाना था इलेक्ट्रॉन है तो के आ गया। अब आगे अल्फ़ा और बीटा क्लियर कर लें। अगर के बाद जो नेक्स्ट शेल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अल्फ़ा, अगर उसको एक स्टेप छोड़ के अगर इलेक्ट्रॉन आता है एल की बजाय एम से आएगा तो बीटा, और अगर एम की बजाय एन से आता है तो फिर गैमा। क्लियर? तो वो गैमा का तो नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, वैसे बता रही हूँ कि एंड सो ऑन का मतलब यही है। इसी तरह से अगर लेट वैकेंसी जो है वो के की बजाय एल में क्रिएट हो जाती है तो एच एफ के साथ फिर के की बजाय एल आएगा, और एल से नेक्स्ट जो है वो एम है तो एम से इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहाँ पे फिर एल अल्फ़ा आ जाएगा। इस तरह से एल बीटा एल गैमा, क्योंकि जिस शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा उस शेल का नाम साथ आएगा फ्रीक्वेंसी के, और एक्स रेज के नाम के साथ भी वही आएगा, के अल्फ़ा के बीटा। अगर एल से है तो एल अल्फ़ा एल बीटा। ओके, क्लियर हो गया। The photon emitted in such transition, that is inner shell transition, are called characteristic X-rays because the energies depend upon the type of target material. The hole created in the L and M shell are occupied by transition of electron from the higher state, are creating more X-rays। यानी कि जो ऊपर अब के में वैकेंसी थी वो फिल होगी, एल से इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, अब एल में होल क्रिएट हो गया,
तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एम से फिर एल में आ जाए, फिर एम में वैकेंसी आ जाएगी। इस तरह से ऊपर ऑनवर्ड जो वैकेंसीज होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता फिल होती जाएंगी, और इस तरह से मज़ीद एक्सरेज जो हैं वो मिट होंगी उसमें से। द करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज अपीयर एज डिस्क्रीट लाइन आर अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एज शोन इन फिगर 20.8। इसी पेज पे ये वाली जो फिगर है ये इसमें शो किया हुआ है। इसमें जो पीक्स बनी हुई हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को शो कर रही हैं, और उसके पीछे और आगे जो कंटिन्यूस लाइन है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को शो करती हैं, जिसमें हमारे पास वेरिएशन एक बन जाती है वेवलेंथ्स की, क्योंकि वेवलेंथ जो है उसमें ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम। The continuous spectrum is due to effect known as Bremsstrahlung or braking radiation. When the fast-moving electron bombard the target, they are suddenly slowed down on impact with the target. अब इसमें इनर शेल ट्रांजिशन नहीं होगी, इनके दो तरीक़ों से एक्सरेज प्रोड्यूस हो सकती हैं। एक तो इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से, और दूसरी इलेक्ट्रॉन को स्लो डाउन कर दिया जाए टारगेट के साथ। जैसे ही वो टकराए तो उसके टकराने से इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन होगा और साथ ही वो रेडिएशन एमिट करेगा। तो वो जो रेडिएशन होगी वो भी एक्सरेज रेडिएशन होगी, लेकिन उनको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में स्टडी करेंगे हम। कि जब इलेक्ट्रॉन टारगेट्स को बम्बार्ड करते हैं, दे आर सडनली स्लो डाउन ऑन इम्पैक्ट विद द टारगेट। इम्पैक्ट कहते हैं टकराने को। वी नो दैट an accelerating charge emit electromagnetic radiation, hence these impacting electron emit radiation as they are strongly decelerated by the target. इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता हुआ टारगेट जाके टकराएगा और वो फ़ौरन ही स्लो डाउन होगा, तो वो फिर मूविंग चार्ज एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो फिर उससे रेडिएशन एमिट होंगी। सिंस द रेट ऑफ डिसलेशन इज़ लार्ज, अगर वो फ़ौरन स्टॉप कर देगा, द एमिटेड रेडिएशन कॉरिस्पॉन्ड टू शॉर्ट वेवलेंथ, तो उससे जो रेडिएशन एमिट होंगी वो शॉर्ट वेवलेंथ की और हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होगी। वेवलेंथ शॉर्टर होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। एंड सो द ब्रेमस्टालिंग इज़ इन द एक्सरे रीजन, तो उससे फिर जो रेडिएशन निकलेंगी वो एक्सरेज रीजन में फॉल करेंगी। In case when the electron lose all their kinetic energy in the first collision, the kinetic energy appears as X-rays photon of energy HF maximum। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही दफ़ा टकराए टारगेट के साथ और साथ ही स्टॉप हो जाए, तो फिर जो रेडिएशन उससे एमिट होंगी वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की होंगी और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी HF मैक्सिमम और उसकी जो वेवलेंथ होगी वो मिनिमम होगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे F मैक्सिमम को रिप्लेस करूँगी तो फिर लिखूँगी C ओवर लैम्डा मिनिमम, HC over lambda minimum. The wavelength lambda minimum in the figure 20.8 correspond to frequency f maximum। ये पीछे जहाँ से कर्व शुरू हुई है, ये ग्राफ शुरू हुआ है ना, इसमें लैम्डा मिनिमम लिखा हुआ है, ये लैम्डा मिनिमम, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। ये इस फिगर से the wavelength lambda minimum in figure 20.8 correspond to frequency f maximum। Other electron do not lose all their kinetic energy in the first collision। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक ही दफ़ा कोलाइड करके स्टॉप ना करें, वो नंबर ऑफ़ कोलिजन्स के बाद स्टॉप करें, तो फिर हर कोलिजन में वो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज़ करते जाते हैं और फाइनली दे कम्स टू रेस्ट। दिस विल गिव राइज टू फोटोन ऑफ स्मॉलर एनर्जी और एक्सेस ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। तो इससे जो फोटोन हर दफ़ा टकराने पे वो फोटोन एमिट करेंगे, तो एक ही दफ़ा सारी एनर्जी लूज़ नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी एनर्जी लूज़ करते जाएंगे, तो उसी लिहाज से फोटोन कम एनर्जी के फोटोन एमिट करेंगे और हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ की एक्सरेज आएंगी। दस द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन ड्यू टू डिसलेशन ऑफ इम्पैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। थैंक यू।